हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के समय में 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। और इस संधि पर जो ईस्ट इंडिया की तरफ से जो साइन किया था इस मतलब की संधि पर, वो था चार्ल्स मेटकॉफ, और इंडिया की तरफ से था महाराजा रणजीत सिंह। तो हो सकता है सवाल बन जाए ऐसा कि अमृतसर की संधि जो हुआ था उसमें हस्ताक्षर, ऐसा सवाल बन सकता है। सवाल दो तरीके से बन सकता है। एक बन सकता है कि उस समय वायसराय कौन था, और ये पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था। तो वो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। और अब इधर से कौन किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। अमृतसर की संधि कब हुआ था, 1809 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। जो लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ये पर्सिया यानी ईरान के शाह के साथ एक संधि किया था, है ना। इसके साथ एक संधि किया था। इस संधि में ईरान या पारसियों के शासक ने वचन दिया कि अंग्रेजों के किसी भी दुश्मन को ईरान में प्रवेश नहीं करने देगा। यानी कि जो लॉर्ड मिंटो प्रथम था वो पर्सिया के शासक के साथ संधि किया एक प्रकार से। और जब संधि किया तो पर्सिया के जो लोग था वो अंग्रेजों को वचन दिया कि जो भी आपका दुश्मन है हम उसको प्रवेश नहीं करने देंगे। इतना सारा अगर याद रखते हो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में तो काफ़ी है। अब आगे देखते हैं। अब है लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। तो लॉर्ड हेस्टिंग अभी तक आए सभी गवर्नर जनरलों में से ये काफ़ी अनुभवी था और योग्य भी था। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया। आगे देखते हैं। इसी के समय में भारत नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में। तो इसमें क्या था ना कि जो नेपाल की तरफ जो सैनिक थे ना, गोरखा सैनिक थे। गोरखा थोड़ा छोटा छोटा हाइट का रहता है और काफ़ी मारने में तेज रहता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही भारत नेपाल युद्ध हुआ था। तो ये सवाल पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में भारत नेपाल युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, भारत नेपाल युद्ध हुआ था। अंग्रेज सैनिकों ने गोरखों को, जो अंग्रेज सैनिक था वो गोरखों को बुरी तरह से पराजित किया। अब जा करके फिर अब युद्ध हुआ तो संधि फिर हुई। तब जा करके 1816 ईस्वी में एक संधि होती है, उसका नाम है सुगौली की संधि। ठीक है, क्या नाम है, सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि कब हुआ था, 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि के द्वारा हुआ क्या था, तो भारत नेपाल युद्ध था ना, ये शांत हुआ था। भारत नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसको हराया था, इसमें हार किसका हुआ था, तो नेपाल का हार हुआ था, अंग्रेज जीत गया था। अब यहाँ पर वही है अगला, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी। यह संधि अंग्रेज एवं नेपाल के बीच हुआ था। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र, देखिए ये सवाल पूछ सकता है कि नेपाल की ओर से हस्ताक्षर कौन किया था, तो ये किया था राजगुरु गजराज मिश्र। और इसी का सहायक था चंद्रशेखर उपाध्याय। और अंग्रेजों की ओर से था पेरिस ब्रेड शाह। क्या नाम था इसका, पेरिस ब्रेड शाह। ये हस्ताक्षर किया था। तो सुगौली की संधि काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1816 में हुआ था। इससे क्या हुआ था, नेपाल भारत नेपाल युद्ध शांत हुआ था इसमें। अब तो जब संधि हुआ तो संधि सिर्फ ऐसे नहीं होता है, कोई चीज़ का संधि होता है ना तो उस पर शर्त भी होता है। इसका क्या क्या शर्त था ये समझते हैं। सुगौली, इसके द्वारा कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र भारत को प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं ना, ये किसको प्राप्त हुआ, भारत को प्राप्त हो गया। मैंने पहले नेपाल की तरफ था ये। नेपालियों ने सिक्किम को खाली कर दिया, और इसके अलावा जो नेपाली लोग था वो किसको खाली किया, सिक्किम को खाली कर दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, और इसके अलावा फिर ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखा गया। आपको बताए थे पहले भी रेजिडेंट क्या होता है। आप पीछे की वीडियो अगर नहीं देख रहे हो तो देखो, पार्ट बाई पार्ट करके है। अब आगे है, ब्रिटिश सेना में गोरखों की नियुक्ति की शर्त रखी गई। और ये भी बोला गया कि पहले वो लोग हाइट का छोटा छोटा होता है ना, मगर काफ़ी बहुत फुर्तीला रहता है, काफ़ी फास्ट रहता है वो लोग। तो मतलब कि ये हो गया ना कि जब संधि हुआ तो इसमें संधि में शर्त ये भी रखा गया कि जो मतलब जो ब्रिटिश सेना में ना गोरखों के भी नियुक्ति होगा। तो नेपाल युद्ध में कंपनी की ओर से अंग्रेज सेनापति गिसली पाई शहीद हो गया था। जो नेतृत्व, ये जो गिसली पाई था ना, ये नेतृत्व कर रहा था। जैसे कि हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे थे वो साइन कौन कौन किया था, लड़ कौन रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था ये नहीं देखे थे। तो नेतृत्व कर रहा था गिसली पाई और ये शहीद हो गया, ये अंग्रेज सेनापति था। तो ये सवाल पूछ देगा आपसे कि जब नेपाल भारत नेपाल मतलब कि जो नेपाल युद्ध हो रहा था ना, तो इसमें मतलब कि कंपनी की ओर से कौन था जो शहीद हो गया, कौन सा अंग्रेज सेनापति था शहीद हो गया, तो था गिसली पाई। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये पूछेगा आपसे। और बाकी हम लोग इस पर यहाँ ये देखे थे कि नेपाल की तरफ से ये था, अंग्रेज की तरफ से पेरिस ब्रेड शॉ था, ये तो हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लॉर्ड हेस्टिंग था ये इसका शासन काल चल रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत नेपाल युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने कहा था, चार्ल्स नेपियर भारत नेपाल युद्ध के बारे में कहा था, यानी उसी मतलब युद्ध के समय में ही कहा था कि यदि लॉर्ड हेस्टिंग 12 साल तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा तो भारत की एक भी रियासत या शासक नहीं बचेंगे। ऐसा कहा था कौन, चार्ल्स नेपियर कहा था कि अगर जो लॉर्ड हेस्टिंग है ना, ये 12 साल तक अगर बंगाल का गवर्नर रहा तो भारत की एक भी रियासत या
शासक नहीं बचेगा। देखो हम लोग पढ़ाए थे, एक बार पढ़े थे हम लोग वारेन हेस्टिंग के बारे में, वो वारेन हेस्टिंग था, ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग है। तो दोनों में अंतर है, ये नहीं समझिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग एक ही है, नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। और जो हम लोग पहले पढ़े थे वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को अंतिम बार पराजित किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने था, इसी के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये अंतिम बार उसको मराठों को पराजित कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा का पद समाप्त करते हुए बाजीराव द्वितीय को निर्वासित कर दिया, बिठूर भेज दिया कानपुर में। यानी लॉर्ड हेस्टिंग क्या किया कि पेशवा का पद को हमेशा के लिए बंद कर दिया, बाजीराव द्वितीय को निर्वासित कर दिया। हम लोग ये सब देख चुके हैं। अब आगे है दोस्तों पिंडारियों का दमन। पिंडारी के बारे में अगर हम जानेंगे तो पिंडारी जो था ना, मराठों की ओर से लड़ने वाले, भाड़े पर लड़ने वाले सैनिक थे ये। मराठों के पतन के बाद पिंडारी बेरोजगार हो गया। जो पिंडारी, जब मराठा का पतन हो गया और पेशवा का भी पद खत्म हो गया, तब जो पिंडारी था वो बेरोजगार हो गया। तो क्या करने लगा कि लूट मार करने लगा। तब जाकर क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाया। जब लूटपाट करने लगा तो अंग्रेज भी कहाँ बैठने वाला था, इसने पिंडारियों को बुरी तरह पराजित किया। पिंडारियों के नेता वासिल मोहम्मद ने आत्महत्या कर लिया। यानी कि जब पराजित कर दिया, तो पराजित करने के बाद जो पिंडारियों का नेता था वासिल मोहम्मद, ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा नेता था करीम खां। करीम खां को गोरखपुर में एक छोटी सी रियासत दे दी गई। आगे समझते हैं अब। पिंडारियों के जो तीसरा नेता था, पिंडारी के तीसरा नेता था वो चीतू। चीतू को जंगल में चीता खा गया। कहानी खत्म। इस प्रकार पिंडारियों की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगल सम्राट से बराबरी से मिलने की शर्त रखी, जैसे कि मुगल सम्राट से बराबरी में मिलेंगे, उसका ओहदा मेरा ओहदा एकदम एक जैसा रहना चाहिए। इसकी यह इच्छा अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्स्टर्ड के समय में 1827 ईस्वी में पूरा हुआ। ये लॉर्ड हेस्टिंग ने ये इच्छा जाहिर किया था, मिलने का शर्त रखा था, मगर इस समय पूरा हुआ नहीं, मिला नहीं। यानी कि जो हुआ ना कि एकदम बराबरी में मिलेंगे, ये नहीं होता। ये अगला गवर्नर जनरल आता है, उसका नाम होता है लॉर्ड एम्स्टर्ड, इसके समय पूरा होता है। अब अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी। रैयत कहने का मतलब होता है ना किसान। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में भूमि कर वसूलने की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। इसमें भूमि कर जो है ना प्रत्येक किसान से यानी रैयत से लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय है ना, वो थॉमस मुनरो को जाता है। किसको जाता है, थॉमस मुनरो को जाता है। मगर लागू हुआ था किसके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। थॉमस मुनरो था, ये मद्रास के तत्कालीन गवर्नर था, मद्रास का तत्कालीन गवर्नर बनाया गया था इसको। तो यही लागू किया था मिली रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है दक्षिण भारत के मालाबार हो गया, और कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में कोयम्बटूर, मदुरई में आदि सम क्षेत्रों में लागू कर दी गई। तो पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो थॉमस मुनरो को जाता है दोस्तों। फिर अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। महल कहने मतलब होता है ना कस्बा, गांव, मोहल्ला। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही एल्फिस्टन ने मुंबई प्रेसिडेंसी एवं पंजाब में भूमि कर वसूलने की महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया। कौन लागू किया, एल्फिस्टन। इसको कॉपी में लिख के याद करना है, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब अगला है बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसको कहते हैं हम लोग बंगाल काश्तकारी अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि यह अधिनियम जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तो लागू हुए किया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वोच्च सत्ता बना दिया। यानी जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम है ना, इस अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसको मतलब भारत में सर्वोच्च सत्ता बना दिया इसके द्वारा। जो ये एक्ट आया ना, बंगाल टेनेंसी एक्ट, इसी में ये एक्ट आया कब था, 1822 ईस्वी में आया था। तो हो गया दोस्तों। जो अगला है ना वो देखो ये बता रहे थे ना लॉर्ड एम्स्टर्ड है ना, 1823-28। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बाद लॉर्ड एम्स्टर्ड बंगाल का गवर्नर जनरल बना। यह मुगल सम्राट से बराबरी पर मिलने वाला पहला गवर्नर जनरल था। इसके बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों कुछ हमारा आज की वीडियो में इतना ही है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।